जेआईबी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर 2 का आखिरी पार्ट है सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम? सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले हम जानेंगे कि सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? इन्फेंसी, मतलब जो उद्योग शिशु अवस्था में, जो उद्योग अभी कौन सी अवस्था में? शिशु अवस्था में है। जो उद्योग अभी कौन सी अवस्था में? शिशु अवस्था में है, मतलब जो अभी शुरुआत की अवस्था में है, वो सारे उद्योग कौन से में आएंगे? सनराइज सेक्टर में। सनराइज सेक्टर में आएंगे जो उद्योग अभी शुरुआत की अवस्था में, लेकिन उनमें ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है। वे सारे उद्योग जो अभी शिशु अवस्था में हैं एवं जिनमें ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है, वे सारे उद्योग किस में आएंगे? सनराइज सेक्टर में आएंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? एक सनराइज सेक्टर को हम कैसे पहचान करेंगे? एक तो उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट होगी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी। ग्रोथ रेट क्या होगी इसकी? बहुत अच्छी होगी। हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, उसके अंदर नवाचार होगा। उसके अंदर क्या होगा? नवाचार होगा। हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, नवाचार होगा। हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों की भी जागरूकता होगी। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। इससे क्या होंगे? इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टर आकर्षित होंगे, और इन्वेस्टर आकर्षित होने से इसमें क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या कहती है? कि वे सारे उद्योग जो वर्तमान में शिशु अवस्था में है, लेकिन उनमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ की, उसमें बहुत अधिक ग्रोथ की संभावना है, ऐसे सारे उद्योग कौन से में आएंगे? सनराइज सेक्टर में आएंगे। इसके क्या क्या गुण रहेंगे? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट रहेगी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन, बहुत अधिक नवाचार रहेगा उसके अंदर, हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता होगी, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इन्वेस्टर अट्रैक्ट्स, मतलब उनमें क्या होगा कि लॉन्ग टर्म, बहुत अधिक समय तक, लंबे समय तक ग्रोथ की संभावना रहेगी। इससे क्या होगा? निवेशक आकर्षित होगा। कुछ सेक्टर्स की पहचान की गई है जो सनराइज सेक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हुआ, हरित ऊर्जा वाले सेक्टर, ग्रीन एनर्जी। फिनटेक हुए, जैसे पेटीएम फोन पे वाले जैसे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुए, फार्मास्यूटिकल्स में हुए, ऑटोमोबाइल्स हुए, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हुई, रिटेल सेक्टर हुआ, प्रोसेसिंग प्लांट्स हुए, अदर सेक्टर्स हुए। लगभग 10 सेक्टर्स की पहचान को किसके रूप में की गई है? सनराइज सेक्टर के रूप में की गई है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ग्रीन एनर्जी, फिनटेक एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट्स और अदर सेक्टर्स। सनराइज सेक्टर में केवल इतना ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वे कुछ सेक्टर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज को हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्थित, मतलब जिसमें बिल्कुल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से जो सेक्टर चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार जो सेक्टर चलते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं वो सारे सेक्टर क्या कहलाते हैं? अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। इनमें जॉब टर्म फिक्स होता है। एक तो इनमें क्या होता है कि भाई जैसे किसी की 9 से 5 की नौकरी है, किसी की फिक्स जॉब टर्म फिक्स होता है उसका, कि भाई वो 60 साल तक जॉब करेगा, 9 बजे जाना है उसको, 5 बजे आना है, कुछ इस टाइप से जो जॉब टर्म उसका फिक्स होता है। जॉब रेगुलर होती है, डेली डेली उसको काम मिलता है। जैसे हम बैंक में नौकरी करते हैं तो हमारा जॉब टर्म क्या है? फिक्स है। हमारा जॉब क्या है? रेगुलर है। सोशल सिक्योरिटी होती है, मतलब जैसे पेंशन होती है, जैसे अगर रिटायरमेंट के बाद उसको क्या होगा? पेंशन मिलेगा, उसको हेल्थ चेकअप मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो क्या है? सब सोशल सिक्योरिटी हो गई। प्रोवाइड लोअर एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? कम संख्या में। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? कम संख्या में, तो ये एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी कम प्रोवाइड कराता है, कम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। अब चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशंस ये हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कि जॉब इरेगुलर है। जैसे आज किसी को जॉब मिल गई, कल नहीं मिली, उसकी जॉब इरेगुलर है। जैसे आज 3 घंटे का काम मिल गया, कल 2 घंटे का मिला। जैसे लेबर सेक्टर के जो काम होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो काम होते हैं, जो अनरजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर है, वो सब क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। इसमें वेतन कम मिलता है, लो वेजेज होती है, अनस्टेबल जॉब होती है। जॉब आज है
कल नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, वो सारे सेक्टर्स क्या कहलाते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहलाते हैं। सनराइज सेक्टर को हम एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं कि सनराइज सेक्टर इज वन दैट स्टिल इट्स इन्फेंसी, मतलब अभी शिशु अवस्था में, बट हैज़ द पोटेंशियल सिग्निफिकेंट ग्रोथ, मतलब जिसके अंदर अत्यधिक ग्रोथ की संभावना है। सनराइज सेक्टर कौन सा कहला रहा है? जो अभी शिशु अवस्था में लेकिन उसमें ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है, वो कहलाता है सनराइज सेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट होती है, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन होता है और हाई लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस होता है। और चूंकि पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा है तो इससे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट रहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं रहती है। एग्जिस्टिंग इंडियन इंडस्ट्री डेट में भी कैटेगराइज, जो वर्तमान में इंडस्ट्रीज हम 10 सेक्टर्स हम पहले ही पहचान कर चुके हैं। ग्रीन एनर्जी हुआ, फिनटेक इंडस्ट्री हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, फार्मास्यूटिकल्स हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुए, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड अदर इमर्जिंग सेंटर्स। ये सारे सेक्टर्स क्या कहलाते हैं? सनराइज सेक्टर में कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होंगे जिनमें जॉब टर्म फिक्स होगा, रेगुलर होगा और गारंटीड वर्क होगा और सोशल सिक्योरिटी होगी। ये सब सेक्टर, ये जिन सेक्टर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? कौन कौन सी इंडस्ट्री जिसके अंदर आती है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आ जाती है इसके अंदर, एंटरप्राइजेज आती हैं, बिजनेस भी, स्कूल्स भी, हॉस्पिटल्स भी, यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट्स। मतलब सीधी सी बात यह है कि इसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स को कंप्लाई कर रहा है पूरी तरीके से, वो सारे सेक्टर्स किस में आएंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आएंगे। बस इसके अंदर ये बताया लीगली लाइसेंस स्टोर भी, क्लिनिक्स भी, ऑफिसेज भी इसमें आते हैं। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट देन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके अंदर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे रोजगार, मतलब एक बार अगर आदमी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अपेक्षा। फिर बात करते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो चीज़ें ऊपर डिफाइन नहीं की गई है, तो यहाँ पे जॉब टर्म डिफाइन नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है और नोट रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से कंप्लाई कम करते हैं यहाँ पे। और वही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुए, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वर्कर्स, दोज ऑपरेटिंग इन टिनी वर्कशॉप्स अनअफिलेटेड विथ गवर्नमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, डोमेस्टिक घरों में काम करने वाले, स्ट्रीट गलियों में जो ठेले लगाते हैं, ये सारे किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। होम बेस वर्कर हुआ, जो घरों पे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय कर रहा है कोई, या कोई डेली वेजेज पे जो काम कर रहा है, वो सारे क्या आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, लो वेजेज, कम इसकी मेहनता ना, मतलब इसके अंदर क्या सैलरी कम मिलती है, अनस्टेबल होता है, इरेगुलर वर्क होता है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा के अभाव होता है। यहाँ पे क्या ट्रेड यूनियंस भी नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द NECUS, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक संस्था है, उसने क्या बताया कि द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज्ड ऑफ ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, मतलब जो सारी संस्थाएं जो किसी सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, जो सारी संस्थाएं जो लॉ को कंप्लाई नहीं कर रही है, जो सारी संस्थाएं जो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारी संस्थाएं जो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, वो सब किस में आएगी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगी। भले वो कोई इंडिविजुअल चला रहा हो, भले वो पार्टनरशिप चला रहा हो, भले वो प्रोप्राइटर चला रहा हो, ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हु वर्क इन ऑर्गेनाइज फर्म और फैमिली एक्सक्लूडिंग रेगुलर वर्क विथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड वर्कर इन द फॉर्मल सेक्टर हु डू नॉट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम दियर एम्प्लॉयर्स। ऐसे इनफॉर्मल वर्कर जो औपचारिक वर्कर नहीं है, औपचारिक वर्कर नहीं है और अनऑर्गेनाइज फर्म्स में, फैमिलीज में क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं रेगुलर वर्कर है, जो रेगुलर वर्कर नहीं है लेकिन इरेगुलरिटी, मतलब जैसे कोई किसी बिजनेस के अंदर 3 घंटे के लिए जाता है, वो सब किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है। पहला डिफरेंस है मीनिंग के अंदर, कि जिसके अंदर जॉब टर्म फिक्स होगा वो ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें जॉब टर्म फिक्स नहीं होगा वो अनऑर्गेनाइज होगा। गवर्नड बाय, ये इतने सारे एक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे बोनस एक्ट, PF एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इन ये सब, मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट रूल्स जो फॉलो करता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, जो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो नहीं करेगा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा।
गवर्नमेंट रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो ऑर्गेनाइज में होंगे, इसमें नहीं होंगे। इसके अंदर रेगुलर मंथली इनकम होगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगी, हर महीने सैलरी आएगी, लेकिन इसमें नहीं आएगी। इसमें डेली वेजेज होते हैं, दिन के हिसाब से काम होते हैं। इसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है, ऑर्गेनाइज में इसमें नहीं होती है। वर्किंग आवर इसके अंदर फिक्स होते हैं, जॉब टर्म इसमें फिक्स होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। ओवर टाइम मिलता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं होता है। सैलरी ऑफ वर्कर एज प्रिस्क्राइब द गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेज का काम चलता है वो उससे बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड होता है, जबकि सैलरी ऑफ वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती है। कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉयर, पीएफ के अंदर जैसे अपने एनपीएस कटता है, एनपीएस के अंदर बैंक हमें क्या करता है, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है, जबकि इसके अंदर नहीं होता है ये चीज़, इसके अंदर पीएफ ही नहीं होता है। सही बात तो ये है। इंक्रीमेंट इन सैलरी इसके अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता है, या कभी कभी होता है, रेयरली होता है, कभी कभी। और बेनिफिट इन प्रिस्क्राइब्ड बेनिफिट्स इसके अंदर हैं, जबकि इसके अंदर बेनिफिट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो जय विज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।